व्यवस्था के साथ है और दूसरा समग्र व्यवस्था में भागीदारी भी है। ठीक है, नहीं हो गया, अस्तित्व बराबर हो गया, अस्तित्व बराबर सह अस्तित्व बराबर व्यापक में संप्रभुता। तो जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व पूर्वक है। सह अस्तित्व का मतलब क्या समझा कि व्यापक जो स्पेस है ना, स्पेस, हर इकाई स्पेस में ही है। जो भी इकाई है वो कहाँ है, स्पेस में। और स्पेस जो है वो इकाई में है, इकाई के बाहर भी है, इकाई के अंदर भी। ऐसा दिखता है? ऐसी कोई जगह है जहाँ स्पेस नहीं? इकाई के अंदर भी स्पेस है ना, दिखता है? हर इकाई के अंदर भी स्पेस है और बाहर तो स्पेस है ही। तभी सब लोग फीडबैक बांटते हैं भरोड़ा की और पेटी सभी साइड पे। इसको ध्यान दीजिए, इस पे वाला फोकस। व्यापक जो फैला हुआ, क्या फैला हुआ है? स्पेस। स्पेस की कोई सीमा है? पूरा फैला हुआ। और उस व्यापक में इकाई जो है वो है, व्यापक में है, व्यापक के साथ है। अलग नहीं किया जा सकता, शून्य से इकाई को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात हजम होती है नहीं? ठीक है, तो व्यापक में संपृक्तता का मतलब होता है उसमें डूबी होना, उससे घिरी होना, डूबी भीगी घिरी, है ना, बिल्कुल तार उसमें। मतलब कोई भी इकाई को हम नहीं, मतलब वो एक समझने की वस्तु है ना। अगर हम कहें कि जैसे रसगुल्ला चाशनी में भीगा होता है, तो वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, क्योंकि व्यापक का कोई एग्जाम्पल नहीं, स्पेस का कोई एग्जाम्पल नहीं, तो उसको समझ ही सकते हैं। ठीक है ना, चाशनी भी जो है वो इकाई है और रसगुल्ला भी इकाई है, तो वो स्पेस में संपृक्त है, चाशनी संपृक्त है, चाशनी में रसगुल्ला संपृक्त है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हर इकाई में व्यापक में संपृक्त है, डूबी है व्यापक में, घिरी है व्यापक से, और भीगी भी व्यापक में, उसका पोर व्यापक में भीगा। एक कोशिका, एक कोशिका के बीच में स्पेस है, तभी वो 1 2 हम कर पाते। स्पेस नहीं होगा तो 1 2 3 कर पाएंगे? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब अलग अलग अपनी अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं। कहाँ गति कर रहे हैं? स्पेस में गति कर रहे हैं। जगह नहीं होगी तो गति नहीं होगी, बिना जगह के गति नहीं हो सकती ना। तो हर इकाई क्रियाशील है, ठीक है। तो एक वास्तविकता है शून्य, आल प्रविण, ये व्यापक स्फुट। दूसरा क्या है? वास्तविकता इकाइयां हैं। इन दोनों के सह-अस्तित्व में संपृक्तता समझ में आती है, क्योंकि व्यापक में इकाइयां डूबी भीगी घिरी हैं, संपृक्त हैं, सम्मर्ज हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? व्यापक से इकाई को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसको बोला कोएग्जिस्टेंस, सम्मर्ज। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं कि सह-अस्तित्व में। अलग किया ही नहीं जा सकता, उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। तो हर इकाई सह-अस्तित्व में इकाई है, ठीक है। हर इकाई सह-अस्तित्व में इकाई है, और जो इकाई है वो सीमित आकार में, और जो ये व्यापक है ये सीमित हो नहीं सकता, ये निराकार हो सकता है ना। इकाइयां जो है वो क्रिया
हम लोगों ने बात करी इससे पहले कि इकाई को जब पहचानने जाते हैं तो क्रिया को पहचानते हैं। जैसे मैं को पहचाना तो इच्छा विचार आशा ये क्रिया है, और जो भी क्रिया है वो निरंतर क्रियाशील है। हर क्रिया हो, जड़ हो या चैतन्य, दोनों क्रियाएं निरंतर क्रियाशील हैं। जड़ क्रिया में श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, प्राणावस्था में स्पंदन हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो हर इकाई क्रियाशील है। ये व्यापक क्रिया में कोई क्रिया नहीं होती है, व्यापक क्रिया शून्य, व्यापक कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसको कहा क्रिया शून्य। क्रिया नहीं है इसका मतलब उसकी कोई भूमिका है कि नहीं है, भूमिका तो होगी ना कोई भूमिका तो है। अगर ये मतलब ये ना हो तो कहना ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है कि ये ना, ठीक है। तो संपृक्ततावश जो है, चूंकि ये क्रिया शून्य तो है, लेकिन ये कि क्या इसका स्वरूप क्या है, ये साम्य ऊर्जा है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, क्रिया नहीं है, लेकिन ये साम्य ऊर्जा के रूप में पहचाना है। इकाई में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, चूंकि साम्य ऊर्जा में इकाई है इसलिए वो क्रियाशील और निरंतर क्रियाशील, ऊर्जा उसे निरंतर प्राप्त है। हम कोई इच्छा विचार आशा करने के लिए कोई विटामिन डी विटामिन बी की गोलियां खाते हैं कि निरंतर इच्छा विचार आशा करते हैं, लेकिन चल तो रही है निरंतर, हर मानव की चल रही है ना। चलने के लिए विटामिन डी चाहिए या विटामिन सी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मरते समय तक का भी व्यक्ति जो है वो उसमें भी सोचना विचारना इच्छा आशा सब चली रही है ही, तो ये सब क्रियाएं हैं। इन क्रिया को ये ऊर्जा प्राप्त है, क्यों? क्योंकि इसमें संपृक्त, व्यापक में संपृक्त है, इसलिए ऊर्जा प्राप्त है। तो हर इकाई इसलिए ऊर्जित, स्पष्ट होता है। और नियंत्रित है, कोई नियंत्रित कर रहा है कि अब श्वसन करो, अब सांस बाहर निकालो, संगठन हो, अब विघटन हो, ऐसा कोई नियंत्रित करने वाला है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज? ऊर्जित है, नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्था है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म निश्चित है, निरंतर बना हुआ, उसमें कोई बना रहा है ना कोई बिगाड़ रहा है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यापक में संपृक्ततावश हर इकाई दूसरी इकाई की परस्परता को पहचानती है और निर्वाह करती है। जड़ जड़ को पहचानता है, तरल तरल को पहचानता है, विरल विरल को पहचानता है ना, गैस गैस की ओर, ठोस ठोस की ओर, तरल तरल की ओर पहचानती है और निर्वाह करती है, उसके साथ रहती है। ये अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से चल रहा है अस्तित्व, ठीक है। तो हर जो व्यवस्था है वो अपनी से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती है, यानी कि समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये जो पानी है ये अस्तित्व की सारी इकाइयों की प्यास बुझाता है ना। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रकृति में जो पूरकता देखी उसमें है ही है। प्राण अवस्था जो है, पदार्थ अवस्था, वो प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था तीनों के लिए पूरक है, निभा रही है। कोई इसको आदेश पूर्वक, कोई निर्देश पूर्वक निभा रहा है, वो हो रहा है अपने आप स्वयं से। तो संपृक्तता अवस्था इकाई ऊर्जित है, नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्था है, परस्परता को पहचानती और निर्वाह। भीगे रहने का जो एग्जाम्पल है वो ऊर्जित होने के कारण, जो भीगा रहना है ना उसको बोलते हैं भीगा रहने के कारण वो ऊर्जित है, क्योंकि अलग नहीं हो सकता, एकदम तार जो है वो ऊर्जित है। नियंत्रित है, घिरा हुआ है, देखते हैं ना, उतना ही उसकी निश्चित क्रियाएं, उससे वो अन्यथा क्रिया होती ही नहीं उसमें। तो स्पेस में घिरे रहने के कारण हर इकाई व्यवस्था में है, नियंत्रित, कोई नियंत्रित कर नहीं रहा। डूबे रहने के कारण वो पहचान इसको भाषा दी है हमने, इसीलिए पहले बोला है कि ये भाषा है। भाषा से वस्तु को इंगित किया जा सकता है, वास्तविकता को हर व्यक्ति समझ सकता है, ठीक है ना। भाषा
की एक लिमिटेशन है, भाषा भी जड़ है, शब्द भी जड़ क्रिया है, किसी वस्तु का नाम दिया। वास्तविकता तो निरंतर है, शब्द बदल जाता है, वास्तविकता नहीं बदलती। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? इसमें कोई प्रश्न मत करो। हर एक मानव में जो ऊर्जा है वो हर एक मानव में सेम ऊर्जा है या अलग अलग ऊर्जा है? सेम ऊर्जा, सेम ऊर्जा है। तो एक साम्य आदमी है। हाँ, हाँ, तो एक आदमी बहुत ज्यादा काम करके आगे पहुंचता है और एक आदमी पीछे रह जाता है। सदुपयोग करता है तो आगे पहुंच जाता है, दृढ़ संकल्प के साथ रहता है तो आगे पहुंच जाता है। क्षमता तो सब में बराबर की है। ठीक है ना? उस क्षमता का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये आदमी का निर्णय है। क्षमता के रूप में सब बराबर। जो क्लास में जो पुअर बच्चा है, सबसे पुअर, उसकी क्षमता और क्लास का फर्स्ट रैंकर है, दोनों की सेम है। इसलिए कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नेष्ठ नहीं। योग्यता में ऊपर नीचे हो जाएगा तो योग्यता बढ़ाने का काम, योग्यता में परस्परता निर्वाह करके हम और क्या, क्षमता तो फिर बढ़ाते नहीं है। योग्यता में सिर्फ हम सहयोग कर सकते हैं। उसकी लेने की क्षमता बढ़ेगी तो उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, लेने की वो जब इसको और गहराई से समझेंगे तो क्षमता तो सेम है, पात्रता में ही मतलब उसकी सिर्फ आवश्यकता है, ये उसको इंगित करा दे उसकी आवश्यकता होती है तो ग्रहण, उसको दिख जाए कि ये मेरी आवश्यकता है तो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तभी अगर उसमें आवश्यकता है और लेकिन वही नहीं है, क्षमता ही नहीं है तो नहीं कर सकता ना। जैसे पशुओं के लिए ये क्लास नहीं चल सकती क्योंकि उनमें पात्रता ही नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की। ठीक है ना, वो उनमें क्षमता ही नहीं है।